नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर का हमारा विषय है बहुलक या मोड। बहुलक या भूयिष्टिक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। हम जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के बहुत सारे माप होते हैं, जैसे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, मध्यिका, क्वार्टाइल, डिसेंटाइल, परसेंटाइल आदि। उसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण माप है बहुलक या मोड। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का एक स्थिति संबंधी माध्य है, यानी एक पोजिशनल एवरेज है, क्योंकि यह श्रेणी में उसकी स्थिति या पोजीशंस के आधार पर निकाले जाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी हम गणितीय माध्य या पोजिशनल एवरेज स्थितिक माध्य के रूप में रखते हैं। गणितीय माध्य जैसे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य आदि होते हैं, जबकि स्थिति संबंधी माध्य या पोजिशनल एवरेज होते हैं जैसे मीडियन, क्वार्टाइल, डिसेंटाइल, परसेंटाइल। उसी प्रकार बहुलक भी एक पोजिशनल एवरेज है। बहुलक श्रेणी का वह पद होता है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है। श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के बाद श्रेणी का वह पद जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, वही उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। तो स्पष्ट है, श्रेणी का वह पद जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति या जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, वही उस श्रेणी का मोड कहलाता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि यदि बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, तो फिर समांतर माध्य और मीडियन के साथ साथ बहुलक की जरूरत कब पड़ती है? ध्यान रहे, केंद्रीय प्रवृत्ति के अलग अलग माध्य हैं, अलग अलग माप हैं और सबकी उपयोगिता अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। बहुत सारे जगहों पर, खासकर व्यापार जगत में, मोड बहुत उपयोगी होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक जूता बेचने वाला दुकानदार है, जिसे यह ज्ञात करना है कि कौन से साइज़ का जूता, कौन से नंबर का जूता सबसे अधिक उसके दुकान में बिकता है। अब मान लीजिए उसके पास एक महीने के सेल्स का रिकॉर्ड है, किस नंबर का जूता कितना पीस बिका हुआ है। तो उसके सामने ये प्रश्न है कि वह समांतर माध्य निकाले, मीडियन निकाले या फिर मोड निकाले। ध्यान रहे, जो वह जानना चाहता है, यानी कौन से नंबर का या कौन से साइज़ का जूता उसके दुकान में सबसे अधिक बिकता है, उसके लिए उसे मोड ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर समांतर माध्य या मीडियन सही निष्कर्ष नहीं देगा। तो इससे खासकर व्यापार जगत में मोड का बहुत उपयोग होता है। बहुलक ज्ञात कैसे किया जाता है? बहुलक ज्ञात करने की विधि व्यक्तिगत श्रेणी में देखते हैं। आप जानते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें सभी पद मूल्यों को प्रदर्शित किया जाता है। ये आवृत्ति विहीन श्रेणी होती है। तो इसलिए व्यक्तिगत श्रेणी में मोड निकालने के लिए हम सारे पदों को आरोही या अवरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जमा देते हैं। तो हालांकि दोनों प्रकार से हम मोड निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए फार्मूला अलग अलग होता है। इसलिए हम ज़्यादातर सामान्यतया या सरल यह होता है कि हम पदों को आरोही क्रम में जमाएं। तो हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में आरोही क्रम में जमा कर ही सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पदों को आरोही क्रम में जमाते हैं और फिर निरीक्षण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा देखते हैं कि कौन सा ऐसा पद मूल्य है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आया है। जो पद मूल्य श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है, वही उस श्रेणी का मोड कहलाता है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है जिसमें हम देख कर ही बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऑब्जर्वेशन के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष गलत भी हो जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि मोड न केवल अपने पद मूल्य से, बल्कि अपने आसपास पद मूल्यों के घनत्व से भी, यानी पद मूल्यों के आवृत्तियों के घनत्व से भी प्रभावित होता है। इसीलिए टर्टल ने कहा है कि बहुलक किसी भी श्रेणी का वह पद है जिसके आसपास आवृत्तियों का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो जिस पद मूल्य के आसपास आवृत्तियों का घनत्व सबसे अधिक होगा, वही उस श्रेणी का मोड कहलाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पद मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक हो,
लेकिन कोई दूसरा पदमूल्य श्रेणी में ऐसा है जहाँ पर आवृत्तियों का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा हमें सही सही मोड ज्ञात नहीं हो पाएगा। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि हम व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित या सतत श्रेणी में बदलें और फिर ग्रुपिंग और एनालिसिस मेथड के द्वारा, जो ज़्यादा बेहतर तरीका माना जाता है, मोड ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं खंडित श्रेणी में हम मोड कैसे निकालते हैं। आप जानते हैं खंडित श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें पदमूल्य और आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। खंडित पदमूल्य और आवृत्तियों को श्रेणी में प्रदर्शित किया जाता है। जब खंडित श्रेणी हमारे सामने हो तो सबसे पहले पदों को आरोही क्रम में जमाया जाएगा। फिर ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा भी हम बता सकते हैं कि बहुलक क्या है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें कभी कभी गलती भी हो सकती है, इसलिए बेहतर तरीका है ग्रुपिंग एवं एनालिसिस मेथड, यानी समूहीकरण एवं विश्लेषण विधि के द्वारा। तो आइए देखते हैं इस विधि के द्वारा हम मोड की गणना कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने एक उदाहरण के रूप में एक सवाल लिया है जो खंडित पदमूल्य और आवृत्तियों को लेकर खंडित श्रेणी बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पदमूल्य हैं वो पहले से ही आरोही क्रम में जमे हुए हैं। ध्यान रहे, हमें ये देखना है कि पदमूल्य आरोही क्रम में जमे हैं या नहीं। यदि ये जमे ना हो तो हमें इसे आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। ध्यान रहे, हमें ये ध्यान नहीं देना है कि आवृत्ति आरोही क्रम में जमे हैं या नहीं। हमें ये देखना है कि पदमूल्य आरोही क्रम में जमे हैं या नहीं। यदि ये जमे ना हो तो हमें इसे जमाना पड़ेगा। लेकिन इस सवाल में ये ऑलरेडी आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में जमे हुए हैं, इसलिए एज इट इज़ हम इसे लेकर ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो हमने एक तालिका बनाई जिसे हम ग्रुपिंग टेबल कहते हैं और पहले कॉलम में पदमूल्यों को रखा, दूसरे कॉलम में हम इनकी आवृत्तियों को रख देते हैं और इसे नाम देते हैं कॉलम नंबर 1। इसी प्रकार हम कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 और कॉलम बनाते हैं, 6 कॉलम बनाते हैं जिसमें आवृत्तियां प्रदर्शित की जाएंगी। तो पहले कॉलम में हमने उन्हीं आवृत्तियों को रखा जो हमें सवाल में दिया गया है। दूसरे कॉलम में हम पहले से चालू करते हुए दो आवृत्तियों का योग करते हैं और इनके सामने लिखते हैं। तो 185 और 70 का योग करेंगे तो यह आएगा 262, 34 और 180 का योग 214, 136 और 23 का योग 159। तीसरे कॉलम में पहली आवृत्ति छोड़कर दो का योग करेंगे तो 77 और 34 का योग 111, 180 और 136 का योग 316, 23 और 50 का योग 73। चौथे कॉलम में हम पहले से चालू करते हुए तीन आवृत्तियों का योग करेंगे। इन 3 आवृत्तियों का योग आएगा 296, इन 3 आवृत्तियों का योग 180, 136 और 23 का योग 339। पांचवें कॉलम में हम पहली आवृत्ति को छोड़कर तीन आवृत्तियों का योग ज्ञात करेंगे। इन 3 आवृत्तियों का योग आएगा 291 और इसका 209। और छठवें तथा आखिरी कॉलम में हम पहली 2 आवृत्तियों को छोड़कर तीन आवृत्तियों का योग ज्ञात करेंगे। यह आएगा 350। यहाँ पर सिर्फ 2 आवृत्तियाँ बची, इसलिए हम यहाँ पर इसका योग नहीं करेंगे। अब हमने आवृत्तियों का ग्रुपिंग कर लिया, समूहीकरण कर लिया। अब हम ये जो आवृत्तियों के 6 कॉलम हैं, इन सभी 6 कॉलम में उन आवृत्तियों को हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे जो सबसे बड़े हैं। जैसे सबसे पहले कॉलम में आप देखिए सबसे बड़ा आवृत्ति है 185, इसे हमने अंडरलाइन कर लिया। दूसरे कॉलम में 262, तीसरे में 316, चौथे में 339, पाँचवें में 291 और छठवें में 350। ये सबसे बड़ी आवृत्तियों को हमने हाईलाइट या अंडरलाइन कर लिया। इसकी ज़रूरत हमें आगे एनालिसिस टेबल में पड़ेगी। अब इस प्रकार से हम एक विश्लेषण सारणी बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने कॉलम्स में पदमूल्यों को रखा है 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75, और रो में कॉलम्स को रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम थे ग्रुपिंग टेबल में, तो हमने इन 6 कॉलम्स को रो में यहाँ पर प्रदर्शित किया है। अब फिर से हम इस ग्रुपिंग टेबल में आएंगे। पहले कॉलम में हम देखेंगे, आवृत्ति वाले कॉलम में हम देखेंगे
कि सबसे अधिक आवृत्ति 185 है, ये कौन से पद मूल्य का है? 15। तो इसलिए हम ग्रुपिंग टेबल में पहले रो में 15 के सामने टिक मार्क करेंगे। अब इसके बाद दूसरे कॉलम में जाएंगे। सबसे बड़ी आवृत्ति है 262, ये 185 और 77 के योग से बना है। इसका पद मूल्य है 15 और 25। तो अब हम दूसरे रो में 15 और 25 के सामने टिक करेंगे। फिर अब हम तीसरे कॉलम में जाएंगे। यहाँ सबसे बड़ी आवृत्ति है 316, ये 316 बना है 180 और 136 के योग से। इसका पद मूल्य है 45 और 55, इसलिए तीसरे रो में हम 45 और 55 के सामने टिक करेंगे। इसी प्रकार चौथे कॉलम में 339 सबसे बड़ी आवृत्ति है, ये बना है 180, 136 और 23 के योग से। इसके पद मूल्य है 45, 55 और 65। तो अब इस चौथे रो में हम 45, 55 और 65 के सामने टिक करेंगे। फिर से पांचवें कॉलम में सबसे बड़ी आवृत्ति है 291, ये बना है 77, 34 और 180 के योग से। इनके पद मूल्य है 25, 35 और 45। तो इस पांचवें कॉलम में 25, 35 और 45 के सामने हम टिक करेंगे। इसी प्रकार लास्ट कॉलम में हम देखें, सबसे बड़ी आवृत्ति है 350, ये बना है 34, 180 और 136 के योग से, जिसके पद मूल्य है 35, 45 और 55। तो अब छठवें रो में हम 35, 45 और 55 के सामने टिक कर देंगे। अब इन कॉलम पद मूल्यों के सामने जो टिक मार्क्स हैं, इनको हम गिनकर यहाँ पर लिखेंगे। कितने हैं ये? 2। 25 के सामने कितने टिक है? 2। 35 के सामने भी 2, 45 के सामने 4, 55 के सामने 3, 65 के सामने 1 और 75 के सामने 0। स्पष्ट है इस एनालिसिस टेबल से कि सबसे ज़्यादा टिक किस में है? 45 में। अर्थात आवृत्तियों का सबसे अधिक घनत्व 45 पद मूल्य के आसपास है। इसलिए जिस पद मूल्य के सामने आवृत्तियों का घनत्व सबसे ज़्यादा हो, वही पद मूल्य उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। इसलिए इस सवाल में बहुलक होगा 45, तो हमारा आंसर होगा 45। इस प्रकार खंडित श्रेणी में हम ग्रुपिंग और एनालिसिस मेथड के द्वारा बहुलक की गणना कर सकते हैं। आइए देखते हैं सतत श्रेणी में हम बहुलक की गणना कैसे करें। तो यहाँ पर एक सतत श्रेणी का सवाल है। ये अपवर्जी विधि से बनाई गई सतत श्रेणी है, जिसमें क्लास इंटरवल बराबर है, आवृत्तियाँ भी सामान्य है, यानी संचयी आवृत्तियाँ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो पदमूल्यों के वर्ग हैं, ये आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए इसे जमाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो एज इट इज़ हम इसको यहाँ पर पदमूल्यों को पहले कॉलम में लिख देते हैं। ग्रुपिंग करते समय ग्रुपिंग टेबल में पहले कॉलम में हम पदमूल्यों को लिखते हैं, दूसरे कॉलम में हम आवृत्तियों को लिखते हैं, जो आवृत्तियों का पहला कॉलम कहलाता है। अब फिर से वही जो पिछले सवाल में डिस्क्रीट सीरीज के सवाल में हमने किया, हम पहले 2-2 का योग करके 2-2 का ग्रुपिंग करते हैं, फिर 1 छोड़कर 2 का ग्रुप बनाते हैं, फिर 3-3 का ग्रुपिंग करते हैं, फिर 1 छोड़कर 3 का ग्रुपिंग करते हैं, और फिर 2 छोड़कर 3 का ग्रुपिंग करते हैं। इस प्रकार हम एक ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। अब इस ग्रुपिंग टेबल के आधार पर हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। फिर से वही जो सबसे अधिक आवृत्ति वाले कॉलम हैं, उनके पदमूल्य कौन से हैं, जैसा हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, उसी के आधार पर हम ये टिक मार्क यहाँ पर करते हैं। अब जिस वर्ग में सबसे अधिक टिक मार्क हो, यानी यही वह वर्ग है जहाँ पर आवृत्तियों का घनत्व सबसे ज़्यादा हो। तो जिस वर्ग के पास आवृत्तियों का घनत्व सबसे अधिक हो, वही वर्ग इस श्रेणी का बहुलक वर्ग कहलाएगा। इस सवाल में इस श्रेणी में 20 से 25 वर्ग के आसपास आवृत्तियों का घनत्व सबसे ज़्यादा है, इसलिए 20 से 25 ही हमारा मॉडल क्लास होगा। तो इससे ये तो पता चल गया कि हमारा मोड 20 से 25 वर्ग के बीच कहीं पर है, लेकिन वास्तव में मोड कितना है ये जानने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं।
यहाँ पर दिया हुआ है z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इस फॉर्मूले में आप जानते हैं z यानी बहुलक, बहुलक को हमेशा कैपिटल Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है जो इस सवाल में 20 है। 20 से 25 हमारा बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा 20, इसलिए L1 बराबर 20। F1 यानी बहुलक वर्ग की आवृत्ति, इस सवाल में बहुलक वर्ग की आवृत्ति है 17। F0 यानी बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, यानी इसके बहुलक वर्ग के पूर्व वाले वर्ग की आवृत्ति जो यहाँ इस सवाल में है 16। F2 यानी बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवृत्ति जो यहाँ पर है 15। और I यानी क्लास इंटरवल जो यहाँ पर है 5। अब इन सारे वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में रख दें तो हमारा मोड निकल जाएगा 21.7। तो सतत श्रेणी में भी हम ग्रुपिंग और एनालिसिस के द्वारा पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं और फिर इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम वास्तविक बहुलक की गणना कर सकते हैं। कभी कभी सतत श्रेणी में कोई ऐसा सवाल भी हमारे सामने आ सकता है जिसमें ये पता चलता है कि बहुलक बहुलक वर्ग के बाहर आ रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने लिया है, यहाँ पर एक सतत श्रेणी का सवाल है और जैसे हमने पिछले सवाल में ग्रुपिंग और एनालिसिस किया उसी तरीके से हम इसमें भी ग्रुपिंग और एनालिसिस करते हैं। जो ग्रुपिंग और एनालिसिस के बाद पता चला कि 45 से 55 का वर्ग ही ऐसा वर्ग है जहाँ पर आवृत्तियों का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, अतः यही हमारा मॉडल क्लास है। अब फॉर्मूले में इन सब का मान रखा, मान रखने पर जो मोड निकला वह 30 आया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बहुलक वर्ग है 45 से 55, जबकि हमारा मोड आया है 30 जो इस बहुलक वर्ग की सीमा के बाहर है। जब ऐसी स्थिति हो तो हम एक वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करते हैं, z इज इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 माइनस F2 इंटू आई। इस फॉर्मूले में मान रखकर हम मोड की गणना कर सकते हैं जो यहाँ पर आया है 48.9। तो जब भी कोई ऐसा सतत श्रेणी का सवाल आता है जिसमें बहुलक वर्ग के बाहर आए, तब ऐसी स्थिति में इस वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करके मोड की गणना की जा सकती है। कभी कभी कोई ऐसा सवाल भी आ सकता है जिसमें एक से ज़्यादा मोड आ रहे हों। ये डिस्क्रीट सीरीज में भी यानी खंडित श्रेणी में भी हो सकता है और सतत श्रेणी में भी हो सकता है। यहाँ पर हमने एक सतत श्रेणी का सवाल उदाहरण के रूप में लिया है। इस सतत श्रेणी के सवाल का ग्रुपिंग और एनालिसिस करके हमने देखा कि आवृत्तियों का घनत्व दो ऐसे वर्ग हैं जहाँ पर आवृत्तियों का घनत्व एक समान आ रहा है, 5-5, 15 से 20 और 20 से 25। इन दोनों वर्गों में आवृत्तियों का घनत्व एक समान है। स्पष्ट है कि यह एक ऐसी श्रेणी है जिसमें दो बहुलक हैं। ऐसी श्रेणी को हम बायमोडल सीरीज कहते हैं। कभी कभी कोई सवाल ऐसा भी हो सकता है जिसमें दो से ज़्यादा हो, जिसको हम मल्टी मोडल सीरीज कहते हैं। तो ऐसी श्रेणी में जहाँ पर दो वर्ग ऐसे हों जहाँ आवृत्तियों का घनत्व सबसे ज़्यादा और एक समान हो, तो ऐसी श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए हम कार्ल पियर्सन का एक दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं। कार्ल पियर्सन के फार्मूले के अनुसार हम जानते हैं कि बहुलक बराबर 3 मध्यिका ऋण 2 माध्य, यानी मध्यिका का 3 गुना और माध्य के 2 गुणे का जो अंतर होता है वही बहुलक के बराबर होता है। फॉर्मूले के रूप में हम देखें तो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, यहाँ m यानी मीडियन या मध्यिका और x बार यानी समांतर माध्य। इस फार्मूले में मान रखकर हम मोड की गणना कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि पहले हमें इस सतत श्रेणी में माध्य निकालना पड़ेगा, जैसे हम निकालते हैं, और इसी प्रकार मध्यिका निकालनी पड़ेगी। तो माध्य और मध्यिका हमने निकाला, माध्य आया 23.42 और मध्यिका आया 19.84। इनका मान हमने इस फॉर्मूले में रखा, हमारा मोड आ गया 12.68। तो जब कोई ऐसा सवाल हमारे सामने आता है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ग ऐसे हों जिनमें आवृत्तियों का घनत्व एक समान हो, जिसे हम बायमोडल क्लास कहते हैं,
बायमोडल सीरीज कहते हैं। इस प्रकार की श्रेणी में बहुलक निकालने के लिए हम कार्ल पियर्सन के बहुलक निकालने का फार्मूला 3 मीडियन माइनस 2 एरिथमेटिक मीन, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके मोड की गणना कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पर रिलेशंस के रूप में दिखाया गया। हम जानते हैं माध्य, मध्यिका एवं बहुलक के मध्य इस प्रकार का संबंध पाया जाता है। यहाँ पर सूत्र लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। सही सूत्र है 3 मीडियन माइनस 2x बार। मोड को हम ग्राफिकल मेथड से भी लोकेट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने किया है। ये एक ग्राफ मैंने बनाया है जिसमें एक्स एक्सिस पर पदमूल्यों के वर्ग को लिया गया है और वाई एक्सिस पर आवृत्तियों को। आवृत्तियों क्या, इन पदमूल्यों के वर्गों की आवृत्ति के आधार पर मैंने ये हिस्टोग्राम बनाया है। ये बार डायग्राम बनाया है, बार खींचा है पहले वर्ग की आवृत्ति के आधार पर, दूसरे वर्ग की, तीसरे वर्ग की, चौथे वर्ग की और पांचवें वर्ग की। तो इनकी आवृत्तियों के आधार पर मैंने ये बार डायग्राम खींचा है। अब इस प्रकार के ग्राफिकल मेथड में मोड ज्ञात करने के लिए जो सबसे अधिक आवृत्ति वाला बार होता है, स्तंभ होता है, इसके ऊपर के जो दोनों कोने होते हैं, इन कोने वाले बिंदुओं से इसके आजू बाजू के जो स्तंभ होते हैं, बार होते हैं, इनके कोने बिंदुओं को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो आइए खींचते हैं। तो सबसे पहले ये दाहिने कोने वाले बिंदु से बाएं तरफ वाले वर्ग के कोने वाले बिंदु से मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचिए। इसी प्रकार बाएं कोने से दाहिने तरफ वाले बार या स्तंभ चित्र के कोने को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचिए। इन दोनों रेखाओं का जो कटान बिंदु आया है, इस कटान बिंदु से एक सीधी लंब रेखा एक्स अक्ष पर खींची। ये हमने एक लंब रेखा खींची एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर यह जाकर मिलेगा, उस बिंदु पर जो मूल्य होगा, जो पदमूल्य होगा, वही उस श्रेणी का मोड कहलाएगा। तो ये 5 से 10 के बीच में जो भी, यदि हम ग्राफ पर इसे खींचेंगे तो हमें एग्जैक्ट पदमूल्य मिल जाएगा। मान लीजिए 8 है, तो इस श्रेणी का मोड हो जाएगा 8। तो जो लंब रेखा हम खींचते हैं, यह लंब रेखा एक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर जाकर मिलेगी, वही बिंदु पर जो पदमूल्य होगा, वही इस श्रेणी का मोड कहलाएगा। बहुलक के गुण। बहुलक एक पोजिशनल एवरेज है, स्थितिक माध्य है, जो आसानी से, कई बार तो देखकर ही ज्ञात किया जा सकता है। तो ये एक बहुत सिंपल सा पोजिशनल एवरेज है, जिसे हम कई बार ऑब्जर्वेशन मेथड से देखकर ही बता सकते हैं। हालांकि उसमें त्रुटि होने की संभावना होती है, लेकिन कई बार सीरीज में ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। बहुलक अपनी श्रेणी के सर्वोच्च मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। हम जानते हैं समांतर माध्य श्रेणी के सर्वोच्च मूल्यों से प्रभावित होता है, इनफैक्ट सभी मूल्यों से प्रभावित होता है। लेकिन बहुलक जो है, ये अपनी श्रेणी के सर्वोच्च मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि यह श्रेणी में पदों के या पदमूल्यों के क्रम से प्रभावित होता है, या पदों की स्थिति से प्रभावित होता है। बहुलक ज्ञात करने के लिए कभी कभी सारे पदमूल्यों को ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि पदों का केंद्रीकरण किस पदमूल्य के पास है यह पता हो, तो हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी मोड ज्ञात करने के लिए हमें सारे पदमूल्यों की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हमें ये पता हो कि श्रेणी में कौन सा ऐसा पदमूल्य है जहाँ पर आवृत्तियों का घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो जो पदमूल्य ऐसा होगा जहाँ पर आवृत्तियों का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, वही उस श्रेणी का मोड होगा, भले ही हमें बाकी पदमूल्य पता हो या ना हो। चौथा, बहुलक अपने आसपास के पदमूल्यों से भी प्रभावित होता है। जैसे हमने टटल के डेफिनेशन में भी देखा कि बहुलक न केवल अपने बल्कि अपने आसपास के पदमूल्यों या उनकी आवृत्तियों से भी प्रभावित होता है। पांचवा, बहुलक श्रेणी का ही कोई पदमूल्य होता है
समांतर माध्य के समान कोई अन्य मूल्य नहीं। समांतर माध्य में हम देखते हैं कि समांतर माध्य श्रेणी का कोई पदमूल्य हो भी सकता है या फिर कोई दूसरा पदमूल्य भी हो सकता है जो उस श्रेणी में नहीं है, लेकिन सामान्यतः बहुलक श्रेणी का ही कोई पदमूल्य होता है। तो इस प्रकार हमने देखा आज के वीडियो लेक्चर में कि बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण माप है। विशेषकर व्यापारिक जगत में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है और यह किसी भी श्रेणी का वह पदमूल्य होता है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। आशा है आज के वीडियो लेक्चर से आप लाभान्वित हुए होंगे।